गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर, सब लोगों को मेरी तरफ से वेरी 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 गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अभी पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि इसके पहले के जो कुछ भी वीडियोस मैंने आपको पढ़ाए हैं उसमें हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है कि ग्रेविटेशन का इन्वेस्टिगेशन और ग्रेविटेशन का रिसर्च किस तरह से हुआ, इसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। लेकिन एक्चुअली इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में जितने भी कुछ चीजें हैं उन सब चीजों के बीच एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से रहता है और कितना रहता है, उसकी वैल्यू हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, ये इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां जो कुछ भी बच्चे हैं उन सब बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं, जो कुछ भी मैं आपको दे रहा हूं, ये आप एक नोटबुक पे लिखने की कोशिश करें। ओके, तो चलो दोस्तों, मैं हूं संजू सिरसाट और आप देख रहे हैं जीनियस साइंस यूट्यूब चैनल। अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और नोटिफिकेशन एक्टिवेट करते वक्त ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट करें, जैसे कि आगे आने वाले जो कुछ भी वीडियोस रहेंगी वो वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप ईच अँड एव्हरी व्हिडिओ देख पाओगे। ओके, तर मित्रांनो, चला आपण पाहूया न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन। जर काही अडचण असेल तर तुम्ही कमेंट करून मला निश्चितच विचारू शकता, तुमच्या डिफिकल्टीज मला सांगू शकता आणि केवळ मी तुमच्यासाठीच इथं रेडी आहे। मी तुमच्यासाठी एवढा वेळ देतो तर तुम्ही कमीत कमी माझ्यासाठी एक लाईक आणि कमीत कमी 5 जणांना तरी तुम्ही शेअर करावं, ही माझी अपेक्षा आहे। ओके, तर चला आपण पाहूया न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन। आता काय आहे, आता इथं मी तुमच्या समोर इथं एका हातामध्ये पृथ्वी आणि एका हातामध्ये चंद्र घेतलेला आहे, ठीक आहे ना। एका हातामध्ये पृथ्वी आणि एका हातामध्ये चंद्र घेतलेला आहे आणि ते केवळ तुम्हाला दाखवण्यासाठी या दोन्हीच्या दरम्यान कशा स्वरूपाचा फोर्स आहे, हा फोर्स दाखवण्यासाठी हा माझा सर्व उपद्व्याप असतो, ठीक है ना। ये जो मैं कुछ कर रहा हूं, जो कुछ भी करता हूं, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए और ज्यादा से ज्यादा आप ये कभी ना भूल पाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपके मेमोरी में स्टोर हो जाए। इसीलिए मैं जितना हो सके डिफरेंट एग्जांपल्स देके मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, तो चलो हम देखते हैं अभी तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके ऊपर बहुत बार आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि हम किस तरह से इसके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं, किस बारे में हम लर्न कर सकते हैं। ओके, तो इसके ऊपर बोर्ड के लिए भी बहुत बार अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी कुछ वीडियो देख रहे हैं उन सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो सब बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जो भी कुछ यानी जो भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन बोले तो यूपीएससी, एमपीएससी, यानी कि स्टेट लेवल जो कुछ भी पब्लिक सर्विस कमीशंस रहते हैं, उनके जो कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उन सब बच्चों को ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा यूपीएससी बोले तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट लेवल के जो कुछ भी पब्लिक सर्विस कमीशन रहते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में एमपीएससी रहती है, उसी तरह से कर्नाटका रहती है, सब स्टेट की जो कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन रहते हैं उनमें जो कुछ भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। और जो वो बच्चे नीट जी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए ये कंसेप्ट बहुत बहुत अच्छा है, यानी कि कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करने वाला हूं। तो एक काम आप करना बहुत जरूरी है कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, लास्ट तक, यानी कि एंड तक अगर आप इसे देखते हैं तो ये पूरा कंसेप्ट आपके समझ में आएगा। अगर आप इसे बीच में ही छोड़ देते हैं तो ये कंसेप्ट आपके समझ में नहीं आएगा। ओके, देखो, इसके पहले जो कुछ भी वीडियो मैंने आपको लिया है, जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है, उसका थोड़ा सा रिवाइज करते हैं।
यानी कि न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, यानी कि कौन से भी दो अगर ऑब्जेक्ट है तो उन दोनों के बीच एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इसके बारे में रिसर्च करके दुनिया के सामने ये लॉ रख दिया है। तो ये लॉ किस तरह से है देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ डेफिनाइट फोर्स। यानी कि हमारे विश्व में जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स है, जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, वो ऑल ऑब्जेक्ट्स, सभी के सभी ऑब्जेक्ट, जितने भी चीजें इस यूनिवर्स में आप देखते हैं, तो ऑल यूनिवर्स को हम, यानी कि ऑल यूनिवर्स में जितने भी कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी कुछ पदार्थ होंगे, उन सबके बीच एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। मैं आपको यहां एक डायग्राम निकाल के मैं आपको समझाता हूं। देखो इस तरह से एक हमारी अर्थ है, अर्थ तो मैं आपको अच्छी तरह से बताने वाला हूं। समझो यूनिवर्स में कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है, समझो कुछ भी एक प्लैनेट है, तो ऑल प्लैनेट होंगे इस तरह से, बहुत सारे प्लैनेट आप अगर ले रहे हैं तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ प्लैनेट्स है। तो ये इन सब के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ये देखो मैं लाइन से ज्वाइन करके दिखा रहा हूं इन दोनों के बीच, ये देखो सबके बीच एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जहां की मैं अभी आपको यहां बता रहा हूं। ये देखो इस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि हर एक चीज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। आप अगर घर पे बैठे हैं तो घर पे जितने भी लोग होंगे, आपके घर के जितने भी मेंबर्स होंगे, हर एक मेंबर के बीच एक आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है, लेकिन वो बहुत ही वीक होता है, वो हमें ऑब्जर्व करने को नहीं मिलता। ओके, आगे का पॉइंट क्या है देखो, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज और टू ऑब्जेक्ट्स। यानी कि समझो इस तरह से मैं यहां दो ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूं, ये समझो इस तरह से दो ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट का फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास हमने m1 कंसीडर करा, अब सेकंड ऑब्जेक्ट का मास हमने m2 कंसीडर किया है। ओके, ओके, तो इसके बाद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू, यानी कि m1 एंड m2 के बीच एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ओके, तो इस तरह से द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच जो कुछ भी मासेस है, उनके जो भी कुछ मासेस है, सपोज दिस इज द m1 मास एंड सपोज दिस इज द m2 मास है। ओके, एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम है। देखो मैं आपके लिए यहां एक अर्थ दिखा रहा हूं और एक मून दिखा रहा हूं। ओके, मून, और इन दोनों के बीच एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम इस तरह से F से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इन दोनों के बीच जो कुछ भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है स्मॉल d, और यानी कि अगर इनका मास हम लेते हैं, अर्थ का मास है समझो m1 और मून का मास है समझो m2। मैंने यहां अर्थ और मून ले लिया है, तो अर्थ का मास है m1 और मून का मास है m2। ओके, तो इन दोनों के बीच जो कुछ भी फोर्स रहता है वो फोर्स इस तरह से रहता है। देखो दैट फोर्स इज, कैसे है, दैट फोर्स इज inversely proportional to the product of their masses, means F is directly proportional to the m1 m2। ओके, एंड अगर डिस्टेंस को हम अगर कंसिडर करते हैं तो इनके बीच का फोर्स रहेगा डिस्टेंस को कंपैरिजन करके F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ये फोर्स कम होगा, वैसे वैसे ये फोर्स कम हो सकता है। और इसके बारे में ओके, सब बच्चों के आंसर में लास्टली देने वाला हूं, यानी कि इस वीडियो के अंत में, यानी कि ये बीट हमारा खत्म होने के बाद मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा, सब बच्चे के क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा। ओके, तो इस तरह से है। तो F is directly proportional to the m1 m2 and inversely proportional to the square of distance between them।
लेकिन हमने इन दोनों के बीच जो कुछ भी डिस्टेंस हमने कंसीडर किया है तो ये डिस्टेंस हमने स्मॉल d ले लिया है। ओके, तो आगे का बिट क्या है देखो, देन इन अबव फिगर द टू ऑब्जेक्ट्स, कौन से ये अर्थ और ये मून, टू ऑब्जेक्ट्स विथ मासेस, देखो इसका यम, अर्थ का मास मैंने m1 लिया है और मून का मास हम m2 ले रहे हैं। ओके, मासेस m1 एंड m2 केप्ट एट डिस्टेंस d, कितने डिस्टेंस पे है, केप्ट एट डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर, यानी कि ये जो दो चीजें मैंने आपको यहां दिखाई दिया है, दिखा रहा हूं, तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है स्मॉल d। ओके, और आगे का बिट क्या है देखो, मैथमेटिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज कैन बी रिटर्न एज, ये देखो इस तरह से मैं यहां लिख के आपको दिया है। तो क्या है, तो मैथमेटिकली F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, एंड अगर हम ये पूरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल के दे, प्रोपोर्शनल यानी कि कांस्टेंट निकाल के देते, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर निकालते हैं तो इक्वेशन यहां इस तरह से आएगा, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। बट व्हाट इज दिस G, तर दिस G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है, चलो आगे हम देखते हैं तो क्या है। ओके, तो देखो here G is constant of proportionality and is called universal gravitational constant। G is proportionality constant है, G क्या है, proportionality constant है, and is universally gravitational constant, इसे हम universal gravitational constant कहते हैं। ये यूनिवर्स है, यूनिवर्सली कांस्टेंट है, बोले तो समझो अर्थ और मून के बीच भी अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वहां भी ये कैपिटल G है, और सन और मून के बीच जो कुछ भी अट्रैक्शन है उनके बीच भी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। यानी कि यूनिवर्स में जितने भी कुछ चीजें होंगी उनके बीच जो कुछ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मेजरमेंट करने के लिए इस कैपिटल G की इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याला आपण मराठीमध्ये वैश्विक स्थिरांक असे म्हणतो। दिस इज कॉल्ड एज वैश्विक स्थिरांक। ओके, और इसके बाद आगे का पॉइंट है देखो, द अबव लॉ मीन्स दैट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, समझो द अबव लॉ मीन्स दैट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, समझो ये जो दो मैं ऑब्जेक्ट्स दे रहा हूं इनमें से, ये दोनों में से किसी भी एक का मास अगर हम डबल करते हैं, डबल बोले तो जो कुछ भी मास है उससे अगर हम उसे दुगना करते हैं तो क्या होगा, द फोर्स बिटवीन ऑफ दीज टू बॉडीज इज ऑल्सो डबल्ड। ये चीजें थोड़े से ध्यान में रखो, इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि आप नीट जी का प्रिपरेशन कर रहे हो, तभी ये बीट वहां काम में आता है। और आप समझो एमपीएससी का, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी जो कि दूसरे रेलवे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन सब के लिए ये बीट आपको बहुत ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा एक गौर करिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन देके इसे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए। ओके, क्या कहा है देखो, मीन्स दैट द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। ये जो दो चीजें हैं, ये जो दो मासेस मैं आपको दिखा रहा हूं, इनमें से किसी का भी मास अगर आप डबल कर रहे हो, ट्वाइस करते हैं, दुगना करते हैं, तो क्या होगा, द फोर्स बिटवीन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो डबल्ड। यानी कि इन दोनों के बीच जो कुछ भी ये फोर्स है, ये फोर्स भी दुगना होगा। ओके, इसके बाद इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड, समझो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम डबल कर रहे हैं, यानी कि समझो शुरू में इस तरह से ये दो चीजें इस तरह से डिस्टेंस पे, स्मॉल डी डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। अगर इनका डिस्टेंस हम अगर इस तरह से ट्वाइस करते हैं, दुगना करते हैं, यानी कि इतना अगर खाली d है तो ये होगा 2d। दुगना अगर डिस्टेंस करते हैं तो क्या होगा, तर काय होईल, तर पहा लक्षात घ्या, इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड द फोर्स डिक्रीजेस बाय अ फॅक्टर ऑफ 4। म्हणजे यांच्या दरम्यानचा जो काही फोर्स असेल तो फोर्स काय होईल म्हटलंय, तर फोर्स 4 पटीने कमी होईल। मीन्स इन फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन देम
डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, 4 टाइम्स से वो डिक्रीज होगा, यानी कि डिस्टेंस अगर हम ट्वाइस करते हैं तो फोर्स 4 टाइम्स से डिक्रीज हो जाएगा। इसके ऊपर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाता है, यानी कि अगर आप 10th एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो 10th के बच्चों के लिए भी ये एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकता है, नीट जी के लिए भी आ सकता है। इसके ऊपर इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद देन if the two bodies are spherical, two bodies are spherical, समझो ये 2 bodies अगर हम spherical करते हैं, spherical, okay, तो then this force is always joining। इसके बाद the 2 bodies are spherical, the direction of force is always along line joining the centers of 2 bodies and distance between the center is taken to be d। और एक बार बता रहा हूं, देखो, if the 2 bodies are spherical, समझो ये 2 bodies कैसे है, spherical है, spherical बोले तो sphere shape है, गोल है। okay, then the direction of force is always along the line joining the direction of force, यानी कि इन दोनों के बीच जो कुछ भी फोर्स रहता है, ये फोर्स किस तरह से रहता है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द 2 बॉडीज एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज टेकन टू बी डी। यानी कि इस तरह से ये लाइन, अगर हम ये लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो इनके बीच अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसी लाइन में से ये फोर्स काम करेगा। यानी कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, समझो 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों के हाथ में एक रस्सी दे दी है हमने, और रस्सी देके उन दोनों को भी हमने कहा है कि दोनों ही आप क्या करो, आउटवर्ड डायरेक्शन में उसे खींचने की कोशिश करो। यानी की हर एक दोघांनाही आपण काय म्हटलं, बाहेरच्या दिशेमध्ये असं खेचायला सांगितलं। खेचल्याच्या नंतर त्या दोघांच्या दरम्यान जो काही फोर्स असेल, that force in between these 2 childs, okay, that is along the string। जो कुछ भी हम रस्सी ले रहे हैं उस रस्सी में से ये फोर्स काम करता है। ओके, और इसके बाद हम देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज टेकन टू बी डी, एंड देन फ्रॉम अबव इक्वेशन, जो कुछ भी मैंने आपको इक्वेशन दिए है, क्या दिया इक्वेशन, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ओके, तो it can be seen that the value of G is gravitational force acting between the 2 unit masses kept at a unit distance away from each other। यानी कि अगर ये 2 चीजें, अगर ये 2 बॉडीज हम यूनिट डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं तो देखो, इट कैन बी सीन दैट वैल्यू ऑफ G इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वैल्यू ऑफ G इज ग्रेविटेशनल फोर्स है। किस तरह से, देखो, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है ना, r स्क्वायर है। मैं सबके यहां कमेंट पढ़ रहा हूं, सबको गुड मॉर्निंग, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सबको नमस्कार। ओके, मैथ का जो क्लास के बारे में मैं लास्ट में आपको बता देता हूं, लास्ट में बता देता हूं। ओके, उसके बाद लास्ट, यानी कि वीडियो खत्म होते लास्ट में, क्योंकि मैं उसे ट्रिम कर सकता हूं बाद में। ओके, तो देखो, अगर हम F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर समझो ये यूनिट मासेस हमने इमेजिन कर लिए, क्योंकि m1 का मास हमने 1 कंसीडर कर लिया, m2 का भी मास हमने 1 कंसीडर कर लिया, और दोनों के बीच जो कुछ भी सेपरेशन है, ये सेपरेशन भी हमने 1 मीटर कंसीडर किया, तो ये फाइनली वैल्यू क्या आएगी, तो देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन 2 यूनिट masses kept at a unit distance away from each other, that is the F is equals to capital G। इस तरह से ये वैल्यू आ सकती है। ओके, देन इन SI यूनिट द वैल्यू ऑफ G is equal to gravitational force between the 2 masses, that is the 1 किलोग्राम। मासेस कितना हमने इमेजिन किया है, 1 किलोग्राम, इसका भी 1 किलो केजी हमने इमेजिन किया, और इसका भी 1 केजी इमेजिन किया, 1 यूनिट मासेस, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमने 1 मीटर अपार्ट इमेजिन किया है।
ओके, तो फाइनली वैल्यू क्या रहेगी? तो दैट फाइनल वैल्यू आपको मैंने कहा है दैट एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी के बराबर आता है। ओके, तो आगे हम देख रहे हैं, यहां हम देखते हैं आगे का बिट जो है दैट आर द यूनिट्स। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कुछ भी यूनिट है, दैट यूनिट इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि इस तरह से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इस तरह से ये यूनिट आता है। ये क्यों आता है आपको मालूम है, दिस एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, बराबर है। अगर हम इसे कैपिटल जी के बराबर मॉडिफाई करते हैं तो ये आएगा, देखो कैपिटल जी के बराबर एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। ओके, तो देन कैपिटल जी इज इक्वल्स टू एफ बोले तो फोर्स है, और फोर्स हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मेजरमेंट करने के लिए इसे न्यूटन का इस्तेमाल किया जाता है, न्यूटन यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो मीटर में मेजरमेंट करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, किलोमीटर में करते हैं, लेकिन यहां हमें एसआई यूनिट में इसे रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये मीटर और ये आर है, इसीलिए हम क्या करेंगे, आर का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय ये जो यूनिट है ना मासेस, तो मासेस हम किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं, तो ये रहा किलोग्राम और ये रहा किलोग्राम। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये न्यूटन और ये जो मीटर है ना, तो मीटर का हम यहां स्क्वायर करेंगे, और इस तरह से एक किलोग्राम है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम बोले तो किलोग्राम स्क्वायर। यानी कि अगर हम इसे अच्छी तरह से अगर लिखना चाहे तो इस तरह से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्राम स्क्वेअर। ओके, तर यानंतर आता पुढे आपण पाहूया लास्ट वन। देन इसकी वैल्यू क्या है, इन एसआई यूनिट इट्स वैल्यू इज 6.673 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। इसकी वैल्यू वही है, किसकी वैल्यू है, ये कैपिटल जी की वैल्यू है, कैपिटल जी की वैल्यू। ओके, द कैपिटल जी वैल्यू इज कितनी है, ये 6.673 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। ओके, यानी कि इसकी वैल्यू, यानी कि जिसके भी बारे में अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, समझो आपको क्या किया, अर्थ और मून दोनों के बीच का आपको एफ डिटरमाइन करने के लिए अगर कहा गया हो तो आप कैपिटल जी की वैल्यू, आप यही कैपिटल जी की वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कहा गया अर्थ और सैटर्न के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स आप डिटरमाइन करो, यानी कि अर्थ का मास दिया होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया जाता है, और ये सब चीजें देने के बाद आप इन दोनों के बीच का फोर्स आप डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये फोर्स डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस तरह से कैपिटल जी की वैल्यू ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगी। यानी कि अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स डिटरमाइन करने के लिए कहा है तो कैपिटल जी की वैल्यू ये ही रहेगी और ये कांस्टेंट रहेगी, आप इसलिए आप इसे याद रखिए। ओके, आगे जब मैं प्रॉब्लम्स वगैरह लेने वाला हूं इसके ऊपर, वो प्रॉब्लम पढ़ते वक्त इसकी बहुत जरूरत है। ओके, इन वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू -g m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर है, ये वेक्टर फॉर्म है। अगर कैपिटल जी का इसका डायमेंशन आपको अगर निकालना है, डायमेंशन यानी कि नीट जी के लिए डायमेंशंस आपको पूछे जाते हैं, 10th के स्टूडेंट्स के लिए डायमेंशन के बारे में नहीं पूछा जाएगा 10th के स्टूडेंट्स को, लेकिन आगे जो कुछ भी बच्चे रहेंगे 11th 12th नीट जी एमपीएससी यूपीएससी वगैरह जो कुछ भी बच्चे रहेंगे उनको इसके बारे में आपको डायमेंशंस पूछे जा सकते हैं। तो इसके डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं हम, तो देखो यहां मैंने आपके लिए और एक बार इक्वेशन दे रहा हूं, ये जो इक्वेशन है हम एक बार रिटर्न करता है। तो एफ के डायमेंशन यानी कि फोर्स के डायमेंशन है m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻²। फोर्स के m बोले तो मास रहता है, l बोले तो लेंथ रहती है, और t मीन्स टाइम रहता है। यानी कि फोर्स के इक्वेशन में मास रहता है, लेंथ रहती है और टाइम भी रहता है।
उसके बाद जो आर मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ये आर इज दी लेंथ है, लेंथ है, और ये लेंथ रिप्रेजेंट करने के लिए यहां कैपिटल यल का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और आगे जो मैं आपको बता रहा हूं, देखो दिस इज द स्मॉल एम इज द मास, और मास रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एम का इस्तेमाल किया जाता है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ये जो m1 है, ये जो m1 है और यहां का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बाद जो कुछ भी डायमेंशंस आएंगे, तो डायमेंशंस कैपिटल जी के डायमेंशन इस तरह से आ सकते हैं, ये m रेस टू -1, और ये जो यल है ना, ये यल रेस टू 1 और यल रेस टू 2 है, तो यल रेस टू 3, और ये जो t है तो ये t खाली -2 रहेगा। तो इस तरह से इसके डायमेंशंस आपको मिलेंगे। ओके, आगे भी मैं आपको इसका कैंसिल वगैरह करके आप रिजल्टेंट डायमेंशन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, तो इसमें आगे का पॉइंट देखो, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एट विच टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास में कह रहा हूं आपको, सेंटर ऑफ मास बोले तो इस तरह से मैं आपको यहां बताने की कोशिश करूंगा, होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट। ये देखो, ये पेन मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, आपके समझ में आ रहा होगा, होल मास ऑफ दिस बॉडी, होल मास ऑफ दिस पेन इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। यानी कि होल मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है, यानी कि दोनों साइड को इक्वली मास यहां डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, और इसके बाद है देखो, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी। स्फेरिकल अगर बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ओके, इज इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर वहां कॉन्सेंट्रेट होता है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज एट इट्स सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड बोले तो जो कोर रहता है अर्थ का, जो कोर बोले तो अर्थ के बीच में रहता है, एक सेंटर में रहता है, एग्जैक्टली सेंटर में रहता है, तो उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। ओके, तो होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। ओके, तो आगे का पॉइंट इसमें क्या है, देखो मैं आगे और कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, तो वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अगर आप देखते हैं तो 10th क्लास के किताब में ये नहीं दिया है, 10th क्लास के किताब में नहीं है, 11th के भी किताब में नहीं है, यानी कि 10th क्लास में की बुक में भी नहीं है, 11th क्लास के बुक में भी नहीं है, लेकिन आप नीट जी का प्रिपरेशन करने के लिए स्पेशल पॉइंट आपको लगते हैं, एमपीएससी यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसका बहुत इस्तेमाल होता है। यानी कि जो कुछ भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है इसका सिनॉप्सिस मैं आपको यहां दे रहा हूं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म में आपको बता रहा हूं। तो देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस सेपरेटेड एट ए यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। यानी कि कौन से भी अगर दो चीजें हैं, यूनिट डिस्टेंस बोले तो 1 किलोमीटर हो सकता है, 10 किलोमीटर हो सकता है ना, 1 माइल हो सकता है, 1 मिलीमीटर हो सकता है, नैनोमीटर हो सकता है, 1 लाइट ईयर हो सकता है। यूनिट बोले तो वहां कौन सा भी यूनिट आप लगा सकते हैं। ओके, यूनिट डिस्टेंसेस पे अगर वो सेपरेटेड है, और एक बार देखो द ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस सेपरेटेड एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। इन यानी कि कौन से भी दो चीजों के बीच ये फोर्स रहता है। ओके, आगे क्या है देखो, इट इज ऑलवेज एक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। इट इज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अगर दो चीज है, दोनों के बीच अगर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, तो ये जो दोनों के बीच जो कुछ भी फोर्स रहता है वो उसी लाइन में से स्ट्रेट लाइन में वो काम करता है। इस तरह से मैं आपको यहां बता रहा हूं। ओके, इसके बाद इट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर की तरफ यह काम करता है। अलोंग द रेडियस ड्यू टू दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल फोर्स। ये किधर काम करता है, देखो इस तरह से अगर हम यहां सेंटर अर्थ ले रहे हैं तो अर्थ के सेंटर की तरफ काम करता है।
यानी कि समझो ये चीज है, इधर से अगर इसे अट्रैक्ट कर रहा है तो अर्थ के सेंटर को अट्रैक्ट किया जाता है। ये इस तरह से नहीं अट्रैक्ट होता, इस तरह से, यानी कि साइड को अट्रैक्ट नहीं होता, इस तरह से नहीं अट्रैक्ट होता, ये कंप्लीटली सेंटर की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। यानी कि होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। सेंटर पे हम यहां इमेजिन करते हैं along the radius, due to this is called as central force, and this force is F is inversely proportional to R square होता है। ओके, इसके बाद देखो, then this is equal in magnitude but opposite in direction। this is equal in magnitude, equal in magnitude बोले तो equal in magnitude but opposite in direction। magnitude बोले तो उसका परिमाण होता है, परिमाण, परिणाम नाही, परिणाम आणि परिमाण दोन्हीमध्ये फरक आहे। परिमाण त्याचे मॅग्निट्यूड, अमाउंट, क्वांटिटी थोडक्यात म्हणूया आपण एक बऱ्याच एंगल मधून। ओके, तो मैग्नीट्यूड कैसा रहता है बोले, अपोजिट रहता है, क्योंकि दो चीजें एक दूसरे की ओर खींचने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की ओर, दूसरे को अपने सेंटर की ओर खींचने की कोशिश करता है। यानी कि अगर मून और अर्थ हम कह रहे हैं तो मून अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ एंड अर्थ इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ मून, एक दूसरे के सेंटर की ओर इनकी खिंचाई चालू रहती है। ओके, और दिस फोर्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट, दिस फोर्स कैनॉट बी एग्जिस्ट आइसोलेटेड और इंडिविजुअली। यानी कि इन दोनों का जो कुछ भी फोर्स है, यानी कि अर्थ का फोर्स सेपरेट, अर्थ का फोर्स सेपरेट, देखो मैं आपको और भी बता रहा हूं, अर्थ का फोर्स सेपरेट और अर्थ का फोर्स सेपरेट, इलेक्ट्रिक्स, अर्थ का फोर्स सेपरेट और मून का फोर्स सेपरेट, ये दो फोर्सेस हम सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि आइसोलेट नहीं कर सकते इनको हम। ओके, और इसके बाद आगे जो मैं आपको बता रहा हूं, दिस फोर्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट आइसोलेटेड। ओके, उसके बाद थोड़ा सा अंदर बीच में ही इलेक्ट्रिक सप्लाई चला गया, इसके वास्ते थोड़ा सा एक नॉइज आपको आएगा, सॉरी फॉर दैट। ओके, दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट अपॉन द स्पेस। स्पेस बोले तो ये जो अर्थ है और ये जो मून है, इन दोनों के बीच जो कुछ भी स्पेस रहेगा, वैक्यूम रहेगा, एटमॉस्फेयर रहेगा या नहीं रहेगा, कौन सा भी किसी तरह का अगर मीडियम रहा, फिर भी उसके ऊपर यानी कि जी के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर ये किसी तरह का इफेक्ट नहीं करता, ये ऑलवेज। और एक बार देखो, दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट अपॉन द स्पेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस, यानी कि जो चीजें हैं यूनिवर्स में, जो कुछ भी चीजें हैं, इन उनके बीच okay, that the force is independent upon the space between the properties of space between two particles। okay, and then it is longest range, बहुत दूर तक रहता है, बहुत दूर तक रहता है, which indicates that it is effective over large distance। और एक बार बता रहा हूं, देखो, इट इज लॉन्गेस्ट रेंज, लॉन्गेस्ट रेंज बोले तो बहुत दूर तक ये काम करता है, विच इंडिकेट्स दैट इट इज इफेक्टिव ओवर अ लार्ज डिस्टेंस, बहुत दूर तक ये काम करता है। और देख, दिस फोर्स इज वीक्ड फोर्स, वीकेस्ट फोर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोले तो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच जो कुछ भी फोर्स रहता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, बराबर है। और इनके बीच, और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, यानी कि न्यूक्लियस के बीच जो कुछ भी फोर्स रहेगा, समझो इस तरह से ये दो न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस के बीच जो कुछ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ये कम ज्यादा होता है तो इनके बीच भी न्यूक्लियर फोर्स ये भी बहुत ही कम होता है, यानी कि कंपैरिजन में बहुत ही बहुत वीक होता है। ओके, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सप्लाई जाने की वजह से मेरा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो गया। ओके, तो देन आगे का पॉइंट में आपको यहां इस तरह से आपने यहां न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप लोगों ने पढ़ा है। इसके ऊपर जो कुछ भी डाउट होंगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए ऑलवेज रेडी हूं।
ओके, तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो इसे आप कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही एकेडमिक वीडियोस और जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, नीट जी, एमपीएससी, यूपीएससी के लिए बहुत, और रेलवे एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इसी तरह से वीडियो मैं अक्सर बनाता रहता हूं। तो इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।